Hi friends, welcome back to Shalini Daily Classes. How are you all? I think you all are too good. और अपनी पढ़ाई भी आप टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे कर रहे होंगे और सिलेबस भी आपके लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। सीडीपी की क्लास मैंने करवा दी, हिंदी की क्लास मैंने करवा दी है। थॉर्नडाइक के प्रयास और उसमें सिद्धांत वगैरह भी बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझाया है। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं जो रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मेरे चैनल पे एक बात बहुत क्लियर है कि आपको सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही कंटेंट ज़्यादा अच्छे से मिलेगा और अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो आपको नॉर्मल वे में मिल जाएंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम की कॉम्प्लिकेशन रहती है मेरे साथ, मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। लेकिन ये है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मिलेगी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं रहेगा। ये रही बात की बात। आज की जो ये क्लास है हम यहाँ पे साइंस की पूरी कंप्लीट एक सीरीज चलाने चल रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। आज की साइंस की क्लास में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपके सिलेबस का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके जितनी चीज़ें आपकी कवर हो पाएंगी पूरी कवर करने की कोशिश की। बच्चों का कमेंट था काफ़ी ज़्यादा कि मैम साइंस करवाई, इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी हो गई है, सीडीपी हो गई है, संस्कृत में करवा ही रही हूँ, करवाती चलती हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप सारी चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे, रिवाइजेशन भी आपका हो जाएगा और क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के फॉर्म में करवा रही हूँ तो वो भी आपका दोनों तरफ से फ़ायदा। एक तो आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा, उधर क्वेश्चंस भी तैयार होंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शालिनी डायरेक्ट क्लास टेलीग्राम चैनल का नाम है, सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे और हर एक वीडियो का जो भी पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। आप वहाँ से जाकर कनेक्ट कर लीजिए और सारे पीडीएफ को और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर पाती हूँ टाइम की वजह से, कुछ भी और प्रॉब्लम से, तो मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। तो वो आप वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे, आप टाइम टू टाइम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आप अपडेट रहेंगे। ठीक है बात, चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। शालिनी डेली क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। साइंस का कंप्लीट कोर्स है, ये पार्ट 1 है। हम यहाँ पे पार्ट 1 से डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से। पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया हुआ है सजीव क्या है, सजीव से चीज़ें बतानी है। लिविंग बीइंग क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन के फॉर्म में हम यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है या क्या परिभाषा है या क्या अभिप्राय है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप समझते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, आप सभी जानते हैं, आप खुद भी एक लिविंग है, पेड़ पौधे भी एक लिविंग है, जो कुछ भी आपके सामने चल रहा है नहीं चल रहा है सब कुछ लिविंग है। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि दैट मीन ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट होता है, सजीव वस्तुएं कहलाती है। एक लाइन की सिंपल डेफिनेशन है जो 1 नंबर में पूछेगा। 25 नंबर का यह पेपर है, 1 घंटे का पेपर होगा, आपको अच्छे से करना और नंबर बहुत अच्छा मिलता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मिल जाता है क्योंकि आप इसको शुरू से पढ़ते आए हुए हैं। वे वस्तुएं, वे थिंग्स जिनमें वृद्धि होती है, जिसमें ग्रोथ होती है, जिनमें विकास होता है, वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। वे लिविंग थिंग्स कहलाती हैं जिनमें ग्रोथ होती है, जिनमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है बात। जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक हो, जिनमें जो ग्रोथ होती है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान होती है, किंतु विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती है, लेकिन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और तमाम चीज़ें ये हमेशा लाइफ टू टाइम चलती रहती है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। लेकिन जो एक ग्रोथ है, आपकी लंबाई 18 साल तक बढ़नी तो आप उतने ही लंबे हो, ये नहीं कि आप 50 साल तक भी होते जाओगे तो आप बढ़ते जाओगे, ये नहीं है। आपकी ग्रोथ एक फिक्स टाइम तक होगी, लेकिन डेवलपमेंट जब तक आपको डेथ नहीं हो तब तक आप सीखते रहते हो चीज़ों को। तो यही बात इसमें कह रहा है कि जिनमें वृद्धि की एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रन करती रहती है। एग्जाम्पल क्या है लिविंग बींग्स के, तो वृक्ष है दैट मीन प्लांट है, जानवर है दैट मीन एनिमल, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे लिविंग बींग्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है बात, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम उनसे जो उनके लक्षण है, फीचर्स हैं, उन ये आपको मिलता है कि आप लिविंग बींग सजीव के 2 लक्षण लिखिए या उनके बाद विशेषताएं बताइए या उनके गुणों के बारे में बताइए, तो ऐसे भी आपको प्रश्न आता है। ठीक है, आप एक फैक्ट को पढ़ के एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है, पूछा जाता है। पहला है आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज। ठीक है, सभी सजीवों का आकार और आकृति निश्चित होती है। जितने भी सजीव हैं, लिविंग बीइंग हैं, सबका आकार और आकृति निश्चित, मतलब ये है कि गाय किस शेप में होनी फिक्स है, पक्षी किस शेप में, तोता कितना बड़ा होता है वो फिक्स है, मोर कितना बड़ा होता है वो फिक्स है, शेर कितना बड़ा होता है फिक्स है, आप कितने बड़े होंगे, आपकी लंबाई 6 फुट से ज़्यादा कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शन में देखे जाते हैं, देखे गए हैं, लेकिन ये है कि जो है जितनी एक लिमिट का होता है कितना होगा, तो वो आकार और आकृति आपकी फिक्स्ड है लगभग। जैसे आप देख लिया अशोक का वृक्ष जो होता है वो सक्वाकार, मतलब एकदम कोन जैसा होता है। अशोक का पेड़ देखिए जो कोन टाइप की होती है ना, वो क्या बदे वाली जो कैप आती है, लाइक इस शेप में होता है।
खजूर का पेड़ एक मुकुट का, खजूर का जो पेड़ होता है वो देखिए एक मुकुट जैसा लगता है ना, कि एकदम मतलब ऊपर से रहेगा नीचे घुस जाएगा, फिर अंदर उसका फल होता है, दिखता नहीं, दूर से आप देखेंगे तो आपको फल दिखेगा, आप जब नीचे जाएंगे पास जाएंगे, जैसे नारियल में आप देखिए फल दिखता है दूर से नहीं दिखता, ऐसा वो खजूर में भी नहीं दिखता। तो फिर इनका भी शेप क्या है पता है कि अशोक का जो पेड़ होगा वो ऐसे दिखेगा, और सफेदा का पेड़ देख लीजिए, आम का पेड़, आम वाम तो दिखता रहता है, बहरहाल कटहल वटहल भी दिखता रहता है, बट खजूर हो गया, नारियल हो गया, ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। इनका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स है, इनसे बना होता है। जो ये ह्यूमन बॉडी होती है भी तो सेल से बनी हुई है, तो ऐसे लिविंग विंग जितने भी हैं ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो इनका सेलुलर स्ट्रक्चर वो छोटी छोटी सेल से मिलकर फॉर्म हुआ होता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तीसरा है जीवद्रव, दैट मीन इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। मैंने भी सारी पढ़ाई अपनी इंग्लिश मीडियम से की है, इसलिए मुझे इंग्लिश में समझना और समझाना वो ज़्यादा प्रेफर लगता है इन कंपैरिजन टू हिंदी, कि मैं इन चीज़ों को जो है मुझे इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं, लेकिन आपका डीलेट का कोर्स जो है वो हिंदी में है, इसलिए मुझे हिंदी में चीज़ें समझानी बतानी पड़ती है। बट ये है कि इंग्लिश में ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर लगती हैं मुझे। ये बात की बात है, कोई बात नहीं, जो भी होगा थोड़ी कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ देखने को मिलती है हिंदी में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉरी फॉर दैट, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ आपको, इधर उधर थोड़ी बातें प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती हैं। सजीव कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। सजीव कोशिकाओं में जो लिविंग विंग सेल्स होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि जीवन का एक भौतिक आधार, एक फिजिकल बेस होता है। जीवन की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संपादित, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर, ये सब प्रोटोप्लाज्म के बेस पर संपादित होती हैं, मतलब परफॉर्म होती है। ठीक है, ये जो होती है ये इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जितनी भी सेल्स होती हैं, जितने भी लिविंग विंग हैं, उनके अंदर जो सेल का फॉर्मेशन है, सेल से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और जितनी भी ये जैविक क्रियाएं, जितनी भी ये सभी क्रियाएं होती हैं, ये प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही संपादित होती है। ठीक है, बात करेक्ट है। तीसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रचलन एवं गति, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे है सभी जीवधारी जितने भी लिविंग बींग है किसी न किसी रूप में प्रचलन करते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं, वो करना ज़रूरी है, वो अपने तरीके से करते हैं। इन्हें प्रचलन की आवश्यकता जो होती है वो भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, अपने आवास यानी रहने स्थान के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये करना पड़ता है। जो लोकोमोशन है उनको अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए और अपने रक्षा के लिए करना पड़ता है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, प्लांट भी लिविंग है, इसीलिए यहाँ पे जीवधारी की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी प्लांट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जा पाते, लेकिन उनकी पत्तियाँ और फूल गति करते, लेकिन उनकी जो पत्तियाँ हैं, उनके जो लीव्स हैं, उनके जो फ्लावर्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फूलों का खिलना, जड़ों का ज़मीन की ओर जाना, उनकी गति को, जो फूल खिल गया तो ये उनके अंदर हो गया, एक मूवमेंट हो गया, और जड़ का और अंदर ही गहराई में चल जाना, वो एक जड़ का मूवमेंट हो गया। तो प्लांट के हिस्से ही तो है वो सब। कुछ पौधे सुबह खिलते हैं, जैसे एक नौबजुआ का प्लांट होता है, उसको 9 o'clock प्लांट बोलते हैं, पिंक पिंक कलर का होता है, वाइट वाइट कलर का भी होता है, मतलब डिफरेंट कलर का होता है। इंग्लिश में शायद उसको पिटूनिया बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये है कि मेरे यहाँ लगा हुआ है। और वो प्लांट जो होता है वो 9 बजे ही खिलता है, वो गर्मी में खिलता है, गर्मी का फ्लावर होता है, और जैसे 9 बज जाएगा वो अपने आप खिल जाएगा, ये ऐसा देखने को मिला है। तो वही है कि कुछ पौधे जो सुबह खिलते हैं और कुछ और रात को बंद हो जाते हैं, और रात को वो शाम हो जाती है वो सिकुड़ जाता है। छुई मुई की पत्ती को छूने के बाद वो बंद हो जाता है, जैसे छुई मुई की पत्ती उसको आप छुओ तो बंद हो जाती है। और पौधे प्रचलन के स्थान पर परिवर्तन नहीं करते हैं, जंतु प्रचलन के स्थान पर परिवर्तन करते हैं। अब इसमें क्या है कि पौधे जो हैं प्रचलन के स्थान पर परिवर्तन है, मतलब उनको जो ये चेंजेस लाने चाहिए वो नहीं ला पाते, जा नहीं पाते, कर नहीं पाते, लेकिन जो जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक पौधे और एनिमल में देखी जाती है, दोनों लिविंग कहलाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण, दैट मीन न्यूट्रिशन। सभी जीवधारी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं, जितने भी लिविंग बींग हैं वो कुछ ना कुछ वर्क एक्टिविटी ज़रूर करते हैं। कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वैसे उन्हें भी ज़रूरत होती है ऊर्जा की। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त, ये एनर्जी जो होती है वो भोजन के फॉर्म से ही प्राप्त होती है। हम भी लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे एनर्जी आती है, वैसे जानवर भी होते हैं। इसलिए जीव किसी न किसी रूप में भोजन अवश्य करते हैं, इसीलिए किसी न किसी रूप में वो भोजन अवश्य करते हैं। जीवित रहने के लिए और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता, ग्रोथ करने के लिए भोजन की नीड होती है, पौधे हो या जंतु हो। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो एनिमल होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं।
वे अपने भोजन के लिए पौधे और जानवरों पर वो अपने भोजन के लिए जिनको डेली का खाना जिससे उनको ऊर्जा मिल रही है वो पौधे पे डिपेंड होंगे या जानवर पे। कोई जानवर एक दूसरे को मार के खाएगा और कोई पौधा जो रहता है उसको जाके ऊपर का जो कनखा होता है उसको वो लोग चर लेते हैं। तो ऐसा उनका खाने का काम हो जाता है, उससे उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है श्वसन, दैट मीन रेस्पायरेशन, सांस लेना। श्वसन सजीव का मुख्य लक्षण है, एक मेन एलिमेंट है, एक मेन एक्टिविटीज है, एक मेन गुण है। सभी जंतु और पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स ग्रुप्स हैं, जितने बर्ड ग्रुप्स हैं, सब सांस लेते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे सांस लेते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग है। इनमें से वायुमंडल की ऑक्सीजन यानी कि O2 ग्रहण करके कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करते हैं। मतलब ये है कि ये O2 जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं, इनकी सेल्स में जो कोशिकाएं उनकी ग्रहण ऑक्सीजन को ग्रहण करके जो कोशिकाएं में उपस्थित जो कोशिकाओं में इनके भोज्य पदार्थ प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उसका ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऑक्सीडेशन करेंगे उसका जो भोज्य पदार्थ उनमें उनकी कोशिकाओं में उपस्थित है तो क्या होगा, फलस्वरूप उससे एनर्जी जनरेट होगी, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसका वो यूज़ करेंगे। यह ऊर्जा सजीवों के कार्य करने में काम आती है। जब ऊर्जा जनरेट हुई तो उनके काम करने के लिए वो काम आई। और अधिकांश जीव जंतु नाक से सांस लेते हैं। बहुत सारे लोग, सारे जीव जंतु मेनली देखा गया वो नाक से ही सांस लेते हैं। मछली जो होती है वो गिल्स से लेती है। पत्तियां जो होती हैं स्टोमेटा से लेती हैं। पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है जिनमें जो है इनका ट्रांसपिरेशन भी देखने को मिलता है, उसी से वो सांस लेती हैं। और मछलियों को सांस लेने के लिए गिल्स होती हैं। जैसे हमारे पे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं, वैसे उनके पास गिल्स होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नो डाउट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन, दैट मीन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यह सजीव का एक प्रमुख लक्षण है, ठीक, जिसमें सभी जीवधारी अपने वंश को बनाए रखने के लिए जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, मतलब जैसे हूबहू हैं वो अपनी वंश परंपरा हेरिडिटी जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखने के लिए वो अपने जीव को जन्म देते हैं। अधिकांश पौधे बीज का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जो बीजों का भी निर्माण करते हैं। ये बीज वृद्धि करके उसी प्रकार के नए पौधे को जन्म देते हैं। ये बीज जब बड़े हो जाते हैं, वो मतलब ग्रोथ हो जाती है, तो वो उसी प्रकार हूबहू एक नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे आम का बीज है, आम आप खा लो, जिसमें गुठली जो निकलती है, गुठली के अंदर भी एक बीज रहता है। ठीक है, आप उसको जो है कहीं फेंक दो नाली वाली में, समथिंग ऐसे देखिए, तो अक्सर नाली में जहाँ गोबर वगैरह रहता है या जहाँ पे थोड़ा दलदल में रहता है वहाँ पे वो पेड़ अपने आप जम जाता है। तो आम के पेड़ के रूप में ही वृद्धि, बाद में क्या हो, फिर उससे हूबहू वो आम का पेड़ बन जाता है। जंतु अंडे और शिशु को जन्म देते हैं। मतलब ये जो ह्यूमन जंतु जो होते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह देखिए, तो अगर आप अंडे ना निकाल तो उससे वो उनका जो है चिकन हो जाता है, वही तमाम चीज़ें होती हैं। और मनुष्य जो है शिशु को जन्म देते हैं। कुत्ता पिल्ले को जन्म देता है। मानव जाति अपने समान शिशु को जन्म देता है। लड़का अथवा लड़की के रूप में वो ग्रोथ करता है। बच्चा वो लड़का होगा तो वो चल के एक आदमी बनेगा, लड़की होगी तो वो एक औरत बनेगी। तो ये चीज़ें प्रजनन में देखी जाती हैं। पौधे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। ये लिविंग बीइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब नेक्स्ट पॉइंट है निर्जीव वस्तुएं। हमने पहला पॉइंट सजीव पढ़ा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा। अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि और विकास नहीं होता है, वो सामान, वो चीज़ें जिनमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, हूबहू ऐसे जो रह जाते हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रायः मानव निर्मित होती हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, मैन मेड होती है, वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। उदाहरण में यहाँ पे आप देखेंगे तो कुर्सी क्या है, कभी भी देखते हैं मूव करती है नहीं, आप मूव करेंगे तो खुद से होगी, अदरवाइज खुद से नहीं होती। मेज है, गाड़ी, ये सब क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इनमें कोई ग्रोथ नहीं होता, इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई प्रजनन नहीं होता, कोई रिस्पायरेशन नहीं होता। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर है? क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। आज का फोर्थ पॉइंट आपके सामने है सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अगर आपसे अभिप्राय पूछे लिविंग का और नॉन लिविंग का तो आप लिविंग लिखिए, उसके बाद आप 3-4 पॉइंट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एक तरीका ये है। लेकिन अगर आपसे अंतर पूछे, याद रखिएगा, कभी आप जब डीएलएड की कॉपी लिखने जाएंगे और आपसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, हमेशा अंतर हर एक एग्जाम में लाइन खींच के एक साइड इधर एक साइड इधर लिखा आता है। वो समझ में आता है कि बच्चे ने अंतर बताया है। ठीक है, बात क्लियर है। मैंने आपको चीज़ें समझा दी, कैसे आप कॉपी को बेहतर तरीके से लिखते हैं, कैसे अंतर की चीज़ें लिखी जाती हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि सजीव को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं, इसलिए उनको भोजन की कोई नीड नहीं होती है। दूसरा है सजीवों में गति होती है, लिविंग भी मूव करते हैं, नॉन लिविंग कोई मूव नहीं करते, कोई मूवमेंट उनमें नहीं देखने को मिलता है। तीसरा है सजीव श्वसन करते हैं,
सजीव जो होते हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं, नॉन लिविंग में कोई रिस्पायरेशन देखने को नहीं मिलता है। सभी सजीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, मतलब वो जो है एक्सक्रीशन करते हैं, अपना जो खराब मल पदार्थ होता है उनको बाहर निकालते हैं। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, निर्जीवों में ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन हो गया, 4 बातें हो गई। 5वां पॉइंट है सजीव प्रजनन करते हैं, लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने यंग वंस को देते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सजीव में आंतरिक वृद्धि के सूक्ष्म रूप में, मतलब एक सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है, उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है, जिसमें वो सूक्ष्म रूप में बृहद रूप को धीरे धीरे छोटे से रूप से वो एक विशाल रूप ले लेते हैं। लेकिन निर्जीवों में ऐसी कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। सजीव बाह्य वातावरण अथवा उद्दीपन की उत्तेजना प्रकट करता है, मतलब उनमें अंदर स्टिमुलस जो होता है, उनके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ होती है, उनमें मतलब इमोशंस की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। 8 पॉइंट है सभी जीवधारी अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को वातावरण को अनुकूल, मतलब अपने आप को सुरक्षित और सेफ्टी रखने के लिए वो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको जहाँ रख दो वो सेटल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसे फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। तो ये 8वां अंतर हो गया। 9वां है सभी जीवधारियों में जीवन इनकी एक लाइफ साइकिल होती है, बच्चा हुआ, फिर छोटा, फिर वो करते करते बड़ा हो गया, बिया निकला, बिये से फल फूल, मतलब सारा प्रोसेस। बीज का भी एक लाइफ साइकिल है, जैसे चने का लाइफ साइकिल दिखाया था साइंस की बुक में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है, ये क्लियर हो गया। जैसे पत्ती देखिए, छोटी पत्ती होगी, फिर बड़ी, इससे ये उसकी लाइफ साइकिल होती है। ये मान के चलिए कि जो ये पत्ती होती है, छोटी पत्ती से बड़ी पत्ती, इस पर एक मूवी बनी हुई है, हॉलीवुड की एक मूवी, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, कभी टाइम मिले तो देखिएगा आप लोग। 10th है यहाँ पे सभी जीवधारियों में उपापचय की क्रिया, ये मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन जो है नॉन लिविंग में ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ये 10वां डिफरेंस रहा है यहाँ पे दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ तक हमने 10 जो है डिफरेंस को पढ़ लिया कि क्या डिफरेंस है, आपको ऐसे लिखने को आएगा। 4-5 पूछेगा, अगर फिक्स पूछता है कि 4-5 लिखो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 2-3, मैक्सिमम 3 या 4 आप उसको लिख के, अगर 2 नंबर में है तो 5 लिखो, अगर 1 नंबर पूछ रहा है तो 3 लिख के आप कॉलम वाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट आज का यहाँ पे है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। जलीय जीवों और पौधे जंतुओं में अनुकूलन का वर्णन कर। मैंने आपको इसकी एक ब्रीफ क्लास बनाई हुई है, बहुत अच्छी बताई हुई है, लेकिन आज समरी चल रही है तो मैं आपको फिर भी कंडक्ट कराऊंगी। अनुकूलन दैट मीन इन इंग्लिश अडाप्टेशन, ठीक है, हम इंग्लिश में उसको अडाप्टेशन बोलते हैं, ये सभी में देखने को मिलता है। प्राकृतिक कारकों के साथ एक समझौता है, बहुत सिंपल सी लाइन। अडाप्टेशन अनुकूलन क्या है कि जो प्राकृतिक कारक हैं, फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर है, उनके साथ वो एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। जो जंतु और वनस्पति जहाँ उत्पन्न होता है, जो भी जंतु है, जो वनस्पति है, जहाँ पे वो उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, वहाँ मिट्टी, पानी, हवा, टेम्परेचर आदि सभी भूमि और ग्राह कारकों के अनुरूप अपने आप को बना लेता है और उसी में वृद्धि करना, प्रजनन करना और अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण करना। ये बहुत अच्छी बात बताई है। आप एडाप्टेशन आपसे पूछता है कि आप अनुकूलन से क्या समझते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। 1 नंबर में आपसे यह प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर में देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्राकृतिक कारकों के साथ एक समझौता है, नेचुरल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने फैक्टर हैं, उनके साथ एक समझौता, एक एग्रीमेंट है कि जो भी जहाँ जन्म लेगा वो वहाँ की हवा को अपने हिसाब से, मतलब हवा के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, पानी के हिसाब से, वहाँ के मॉइस्चर के हिसाब से, वहाँ के जो जानवर है उनके हिसाब, हर चीज़ों के अनुसार वहाँ पर जहाँ अपने आप को ढाल लेगा, फिर वही प्रजनन करेगा, वही वृद्धि करेगा, सारी एक्टिविटी, सारी लाइफ साइकिल वहाँ पे वो डिपेंडेंट रहेगा। पॉइंट यहाँ पे है पौधों में अनुकूलन, यही अनुकूलन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अनुकूलन के टॉपिक में, कैसे ये पौधों में होता है। आपको ये 2 नंबर के प्रश्न पूछेगा कि पौधों के अनुकूलन से आपका क्या अभिप्राय है। और जो ये जो होते हैं बैरोफाइट्स वगैरह होते हैं, जो राजस्थान एरिया में प्लांट पाए जाते हैं, उनमें कैसे होता है, जो जम्मू कश्मीर ठंड प्रदेश में पाए जाते हैं उनमें कैसे होता है। तो आपको अलग अलग जगह आपसे जल से पूछ लेगा कि जल में जो अनुकूलन होता है वो कैसे होता है, तो आपको ऐसे पौधों में अनुकूलन कई प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। पौधे और जंतु जिस परिवेश में रहते हैं उसे उसका वासस्थान कहते हैं। जो जंतु है, जो पौधे हैं, जिस स्थान पर रहते हैं उसको उसका वासस्थान कहते हैं, रहने वाला उसका घर, जैसे हमारा घर है वैसे वो उनका घर होता है। प्रत्येक पेड़ पौधे का आकार उसके परिवेश के अनुकूल बन जाता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे चीड़ का होता है, पाइन का पेड़ देखा है कभी आप लोगों ने, देखेगा, सर्च करिएगा, तो वो सारे जो होते हैं जहाँ पे रहते हैं ठंड प्रदेश में, वो लगभग एक जैसे अपने एरिया के हिसाब से ही होता है। ये नहीं है कि कोई किसी तरीके का होगा तो कोई किसी, नहीं, सब एक जैसे होंगे। ठीक है, वो अपने परिवेश के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे है पौधे विश्व में सभी आकार स्थानों पर पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर जगह सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें अनुकूलन अलग होता है। जल में पाए जाते हैं वो उनका अनुकूलन होता है। दलदल में पाए जाते हैं उनका अनुकूलन। ठंड प्रदेश में पाए सभी जगहों पर पाई जाने वाली जो जनजातियाँ ये पौधे की होती हैं, इनका सबका अपना वासस्थान होता है, सबका इनका अपना अनुकूलन होता है। ठीक है, बात क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। अब यह क्या है यह समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, बहुत ये पूछी जाती हैं। पौधे का अधिकांश भाग मिट्टी के बाहर पाया जाता है। आधे से ज़्यादा भाग जो होता है, जो हिस्सा होता है, वो मिट्टी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। जैसे तना ऊपर पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा, पत्ती पाई जाएगी, फूल पाया जाएगा, फल सब कुछ जो है ये मिट्टी के ऊपर पाए जाएंगे। कुछ भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है जिसे हम जड़ कहते हैं। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले हिस्से को हम जड़ कहते हैं। अधिकतर पौधे में ये सभी भाग दिखाई देते हैं। पत्ती दिखेगी, फूल दिखेगा, तना दिखेगा, लेकिन जड़ नहीं दिखती। आप उचारोगे तभी दिखेगा। ये सब पौधे के क्या है? अंग है। ये सब पौधे के पार्ट होते हैं जिनको आप पहले हमेशा जानते हैं। आपके घर में प्लांट लगा होगा, आप देख रहे हैं। हमारे शरीर के अंगों की तरह ही पौधे का प्रत्येक भाग, जैसे हमारे सारे बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबकी अपनी एक्टिविटीज़ होती है, वैसे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबका अपना एक कार्य फिक्स्ड है। पौधे के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य, उनका एक स्पेशल वर्क होता है। ये काम करेगा, ये लिखा, जैसे हाथ हमारा लिखने, खाने, इन सब चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, और पैर हमारा चलने उलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आँख हमारी देखने के लिए, ऐसे इन सब का भी अपना एक कार्य है। पत्ती कुछ करेगी, फूल कुछ करेगा, फल कुछ करेगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ एक फ्लावर का, आप देख लीजिए। सरसों का पौधा है, बहुत अक्सर दिखता है साइंस में। ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये पूरा सूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पे बर्ड्स है छोटी छोटी। ये इंटर नोड है, दो जहाँ कनेक्टेड है। ये नोड है जहाँ से पत्ती कनेक्टेड होती है, इस टहनी से जहाँ से पत्ती कनेक्टेड होती है, वो नोड होता है। दो पत्तियों के बीच का जो ये टाइम पे, जो दो पत्तियों के बीच का, देखिए एक पत्ती यहाँ पे हुई, एक पत्ती यहाँ पे, इनके बीच का ये जो गैप होता है इसको इंटर नोड बोलते हैं। तो ये सारा क्या होगा? सूट सिस्टम के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, ऐसे आपको डायग्राम बनाने को आएगा, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट्स है। छोटी छोटी रूट, ये प्राइमरी रूट है, इसमें छोटे छोटे रूट्स निकली रहेंगी, ये सब सेकेंडरी रूट है। ये पूरा रूट सिस्टम के अंतर्गत है, ये सूट सिस्टम है। दो पार्ट में है, एक सूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। नो डाउट क्लियर है, आपको डायग्राम बनाने को आता है, साइंस में आता है। सोचिएगा नहीं कि नहीं आता, नहीं आता है ज़रूर। आप देखते हैं जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार क्या है ये समझते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ें, एक अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, एक टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है। मूसला जड़ें जो होती है, जैसे गाजर की, मूली की, सलजम की, टैप रूट है। देखिए एकदम लंबी सी रहती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फैली फैली नहीं, गुच्छेदार नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं गुच्छेदार होती हैं। गेहूँ की जड़ देख लीजिए आप, गेहूँ का कभी पेड़ उचारिए, इस समय गेहूँ के फल लगे हुए हैं तो आप देखेंगे, तो उसमें क्या है कि अगर आपको नहीं है एक आध पेड़, आप ट्राई कर सकते हो, बस एक ही करिएगा, नहीं नुकसान होगा आपका ही। तो देखिए उनकी जो जड़ें हैं वो गुच्छे नुमा होंगी, एकदम मतलब एकदम भरी भरी गजिन सी होंगी। ठीक है, गन्ने की जड़ भी ऐसे होती, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। तो ये दो प्रकार की जड़ें हमको देखने को मिली हैं। 8 पॉइंट यहाँ पे है पौधों में प्रजनन। पौधों में जनन कैसे होता है, प्लांट्स जो है कैसे अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखिए पौधों में जो जनन है वो दो प्रकार से होता है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही से बनेगा, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एक सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल होता है। ठीक है, जिसको अलैंगिक बोलते हैं और लैंगिक बोलते हैं हिंदी में। अलैंगिक, एसेक्सुअल, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, दो प्रकार से होता है। ठीक है, फिर अलैंगिक जनन में जैसे होता है तो विखंडन के थ्रू होता है, मुकुलन के थ्रू होता है, बीजाणु निर्माण के थ्रू या कायिकी प्रवर्धन, ये सारी एक एक्टिविटीज़ होती हैं पौधे जिनके थ्रू ये प्रजनन करते हैं, वो भी एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, लैंगिक प्रजनन में नर यानी कि मेल, मादा यानी कि फीमेल, युग्मक यानी कि गैमीट्स ने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का युग्मन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके एक बीज बनेगा। ठीक है, तो वो पौधे का फॉर्मेशन होगा। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका होता है ये जो आएगा ये लैंगिक में आएगा, सेक्सुअल कहलाएगा। और जो अलैंगिक होता है, जो एसेक्सुअल के अंतर्गत आएगा, उसमें कायिकी प्रवर्धन से पत्तियाँ। एक होती है अजूबा की पत्ती, ठीक है, बैरोफिलम की लीफ होती है। उसमें क्या होता है, इतनी बड़ी सी पत्ती आप ले लो, गमले में उसको आप गाड़ दोगे जब ना, तो क्या होगा, पूरा मत गाड़िएगा, यही इसका जो ये डंठल है इधर साइड से गाड़ के हल्का सा रख दीजिएगा भूमि में, तो ये इसके ऊपर से ना ऐसे पत्ती निकल जाएगी। ये क्या है, ये अजूबा का, हिंदी में अजूबा कहते हैं, इंग्लिश में बैरोफिलम लीफ कहते हैं। तो ये कायिकी प्रवर्धन के अंतर्गत आता है।
तने से, जैसे गन्ने को आप देख लीजिए, गन्ना कैसे लगता है, कभी गन्ने की फार्मिंग देखता है। गन्ना जो होता है ना, आप एक बड़ा सा गन्ना ले लीजिए, उसमें जहाँ पे गांठें होती है गन्ने पे, वहीं से गन्ने को काटिए, वहीं से गन्ने को काट लीजिए, गन्ने में आपको 4 पेड़ बन जाएगा और फिर गांठों से सही वैसे ले जाके वहाँ पर रख दीजिए। देखिए एक गांठ से एक पेड़ उग जाएगा, इस गांठ से एक पेड़ उग जाएगा। तो ऐसे जो है ये तने से हो जाता है, मूल से, उनकी जड़ों से भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जिसमें गैमीट या फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, इन लोग का मिलन होता है तो वो सेक्सुअल होते हैं, सेक्स के थ्रू होते हैं। और जिनमें अलग प्रोसेस से होता है वो असेक्सुअल होते हैं, वो अलैंगिक होते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नो डाउट ये जो सेक्सुअल है, सेक्सुअल वाला, इससे प्रश्न थोड़ा कम आता है, एसेक्सुअल वाले से ज़्यादा आता है, क्योंकि वो थोड़ा साइंस में ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछने का एक पॉइंट है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, यहाँ पे है पुष्प के अलग अलग भाग। जो फूल है उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमको डिटेल में बताना है। ये प्रश्न बहुत पूछता है। ये पहला है रिस्पेक्टेकल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह पुष्प के तने, जो उनकी स्टेम होती है या डंठल के ऊपर पाया जाने वाला पुष्प का आधार होता है। ठीक है, ये रिसेप्टल्स ही होता है, जिसमें पुष्प के सभी भाग भी, मतलब ये होता है क्या, जैसे एक आपको मैं दिखा दूंगी अभी डायग्राम में, ऐसे फॉर्म में रहता है। इसी में से पत्ती जुड़ी रहेगी, इसी में से तने का, ये देखिए तने और डंठल के ऊपर, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर ये जुड़ा रहता है। सारा जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो रिसेप्टल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात क्लियर है? कुछ खास नहीं, बस ऐसा एक हिस्सा, पौधे का वह हिस्सा जिसपे फूल पत्ती उनके आधार के रूप में उनके ऊपर उनके ऊपर रहते हैं, वो रिसेप्टल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ब्राहदल, यानी कि सेपल्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये हरे पत्ते के भाग होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में होते हैं। ये हरे कलर के होते हैं और सबसे बाहरी हिस्से में होता है, जैसे कि कली का फॉर्मेशन होता है, तो ये इस कलर के कुछ ऐसे ऊपर से उनके ऐसे सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, कल से गुलाब की कली आप देखिए तो उसका जो पिंक है वाला हिस्सा होता है वो अंदर रहता है, फिर उनके ऊपर देखिए ऐसे कवरिंग रहती है, वही यहाँ पे ये सेपल्स कहलाते हैं, हरे कलर के होते हैं, बाहरी हिस्से मौजूद रहते हैं। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब राह दल उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि कली का जब जब कली के रूप में है तो कोई कीड़ा मकोड़ा उसको आके खा ना जाए, बंदर तोड़ ना दे, इन सब के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। और पुष्प के सभी ब्राहदलों को के साथ वहाँ पे जो है ब्राहदल पुंज कैलेक्स भी कहलाता है। उनके जो ब्राहदल पुंज पूरा ये जो स्ट्रक्चर रहता है, अंदर उसकी कली है, बाहर उसका पूरा ग्रीन ग्रीन सा फॉर्म उसको कवरिंग दे रहा है, तो ये कैलेक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब पेटल्स है, पंखुड़ियाँ क्या है, जो रंगीन हिस्सा होता है, जैसे कीड़े मधुमक्खी अट्रैक्ट होते हैं, वो सब ये पंखुड़ी का काम होता है, पंखुड़ी का पूरा कमाल होता है। पंखुड़ियाँ पुष्प की रंगीन पत्तियाँ होती, कलरफुल होती हैं। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कोरोला भी कहते हैं। जो ये पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं इनको हम कोरोला भी कहते हैं, दलपुंज कहलाता है। फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनमें जो है खुशबू होती है, और परागण के लिए वो कीटों का, वो जब ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो ये कीटों को अट्रैक्ट करती हैं, कीटे उन्हीं पंखुड़ियों की खुशबू के लिए उनके पास आते हैं। मधुमक्खियाँ भी आती हैं। इनका काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंग की रक्षा करना। इनका काम क्या होता है कि फूल के अंदर ही एक उसकी जो डंडी गई होती है, उसी के अंदर उनका जो है प्रजनन का अंग का एक हिस्सा है वो छिपा रहता है, उसी के थ्रू वो अंदर जाके गैमीट बनता है, सारा प्रोसेस होता है, तो वो उनकी रक्षा करते हैं। वो इसीलिए फूल देखिए ऊपर जो है फैल जाते हैं, लेकिन उनका जो मेन जहाँ से वो जॉइंट होते हैं वो एकदम टाइट रहता है हिस्सा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुंकेसर, स्टेमन। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। जो मेल गैमेट्स होता है पौधे का वो होता है हमारा स्टेमन। आपसे यह प्रश्न पूछता है, ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित जो पंखुड़ियों का छल्ला होता है, गोल गोल घुमा होता है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और फूल के ऊपरी हिस्से के साथ इनमें थोड़ी सी डंठल होती है। फूल के ऊपरी हिस्से के साथ फूल भी रहेगा, वो उसकी पत्तियाँ रहेंगी, और बीच में ये ऊपरी हिस्से के साथ हो जाए। जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप गुड़हल का ले लो। गुड़हल में देखिए लाल लाल पत्तियाँ फैल जाती है, 3 पत्ती का जो गुड़हल होता है फैल जाएगी, लेकिन इसमें देखिए एक पीला पीला हिस्सा ऐसे रहेगा, उसमें ऐसे गोल गोल सा बना रहेगा। ठीक है, एक नाखून का पेड़ कहते हैं वो भी होता है, उसमें नाखून जैसा बना रहता है, लंबे लंबे बच्चे अपने उंगलियों में लगाते हैं देखने। तो ये सारे क्या होते हैं, ये मेल गैमेट्स के हिस्से होते हैं, जो फूलों के साथ उनके छल्लों के अंदर ऊपरी हिस्से में लगे रहते हैं। पुंकेसर 2 हिस्से का बना होता है, उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक परागकोश दैट मीन एंथर होता है, और एक फिलामेंट होता है। ये आप ऐसे हिस्सा है, ये जो होता है हमारा, ये जो ये हिस्सा है ये एंथर होता है, ये जो ये आई रहती है डंडी उसके अंदर, ये फिलामेंट कहलाती है। ठीक है, इसको हम तंतु भी कहते हैं, फिलामेंट को तंतु भी कहलाते हैं, और फूला हुआ रहता है। ऊपरी हिस्सा जो होता है वो परागकोश, जो ऊपर का हिस्सा फूला हुआ रहता है ऐसे, ये हमारा एंथर होता है। और पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उनमें अपने भीतर
रखता है। परागकणों में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं और एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। एक प्लांट में, एक फूल में बहुत सारे एंथर देखने को मिलते हैं। अब सबसे एग्जाम्पल बढ़िया आप देख लो, तुरंत आप चीज़ों को देखो मैंने आपको क्या बताया। ये हिस्सा जो आउटर कवरिंग का है, कली को सुरक्षा दे रहा है, ये सेपल्स कहलाता है। रंग बिरंगी पत्तियां जो है पेटल्स कहलाती हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए एंथर है, पुंकेसर है, ये जो इसकी घुमावदार स्टाइल वाली घूमी हुई है डंठल टाइप की, ये फिलामेंट यानी कि ये तंतु है, ये स्टेमन के अंतर्गत आता है। ये स्टिग्मा होता है, ये देखिए फूलों की रक्षा कर रहा है। इसी के अंदर आप जाके ये बीज बनेगा, यहाँ पे सेक्सुअल फॉर्म होगा, सब प्रोसेस होगा तो बनेगा। ये ओवरी कहलाता है, इसीलिए जैसे फीमेल में ओवरी होती है वैसे प्लांटों में ओवरी होती है। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये पिस्टिल है, ये फीमेल पार्ट में आता है। तो ये एक फूल का डायग्राम है जो मैंने आपको क्लियर समझा दिया कि कैसे क्वेश्चंस बनता है और आपको ये डायग्राम बनाने को आता है। ध्यान रखिएगा आपको ये फिगर बनाने को आएगा, आपको उसको 2 नंबर बनाना होगा। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 10वां पॉइंट है परागण, ठीक है, पॉलिनेशन। जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो उसे परागण कहते हैं। अगर आपसे एक लाइन की डेफिनेशन पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी। यह महत्वपूर्ण होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परागण की वजह से ही मेल गैमीट मादा युग्मक के साथ मिल पाता है। इन्हीं प्रोसेस के थ्रू जो होता है, जो नर गैमीट होता है वो गैमीट के साथ जाके मिल पाता है, फीमेल गैमीट से मिल पाता है, तब जाके नया पौधा, नया फूल, नया प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक तरीका है पॉलिनेशन का। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यह मधुमक्खियों, तितलियों, पक्षियों और कीटों या हवा और पानी की सहायता से होता है। जो बीज होती है उनके थ्रू होता है, तितलियों के थ्रू होता है, कीटों के थ्रू होता है। या 2 तरीके से होता है, एक सेल्फ होता है, क्रॉस होता है, एक स्व होता है, एक संकर होता है। ये भी समझते हैं क्या है। जब एक फूल के परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है कि जब एक पुष्प का कोई एक फूल है, उसी के परागण उसी पुष्प के उसी फूल के स्टिग्मा, मतलब उसी में कई सारे रहते हैं, उसी में से उड़ के उसी में जाएंगे। तो ये चीज़ें आप इसको समझिए कैसे है कि एक पौधा है, एक पौधे में कई सारे फूल लगे हुए, एक फूल यहाँ पे, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है। इसका स्टिग्मा उड़ के इसके स्टिग्मा से जब मिलेगा, इसके मेल गैमीट इसके मेल गैमीट से जब मिल जाते हैं, इसका स्टिग्मा इस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि एक पेड़ के 2 फूल हैं, उन्हीं दोनों में जब हो रहा है तो ये खुद होगा ना कि खुद के पेड़ पे ही हो रहा है, तो ये स्वपरागण हो गया, ठीक है। जब एक पौधे के पुष्प पराग कणों को उसी के जैसे दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक ले जाते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ की बात तो हमने जान ली कि एक पेड़ में 5-6 फूल हैं तो वो एक दूसरे में ही करेंगे तो वो सेल्फ हो गया। लेकिन अगर जैसे एक गुलाब का फूल यहाँ लगा है, एक गुलाब का पेड़ यहाँ लगा है, अब ये 2, ये पिंक कलर का है, ये दूसरे कलर का है, लेकिन अंतर और फिलामेंट तो चीज़ें सेम ही है, ब्रीड तो सेम ही है। इसमें से उड़ के जब इसमें जाएगा तब ये जाके क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि 2 अलग अलग, वैरायटी सेम है, जाति एक है लेकिन वो अलग अलग है। एक पौधे से दूसरे पौधे में जब जाएगा तो क्रॉस है, जब इसी पौधे में रहेगा तो सेल्फ है। क्लियर हो गया, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। परागकण में कीट मदद करते हैं, इसमें कीट हेल्पफुल होते हैं। जब कोई कीट है वो एक पौधे के पुष्प पर पराग को पाने के लिए बैठता है और दूसरे परागण उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वो पराग को पाने के लिए, उनको रस वगैरह चूसने के लिए वहाँ पे बैठेगा तो उसके जो परागण उसके शरीर से, बॉडी से चिपक, उसके पंख से, उसके पैर से चिपक जाते हैं। बहुत स्टिकी टाइप के होते हैं ना वो। जब यह कीट उड़ता है, जब वो पक्षी कीट उड़ के दूसरे पौधे, किसी पौधे पर जाके बैठ जाता है तो उसके परागण एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरे पौधे के फूल के जो स्टिग्मा होते हैं उनसे जाके वो चिपक जाते हैं, उनसे जाके वो अटैच हो जाते हैं। इसी प्रकार कीट जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन का में मदद करता है। इसमें हवा भी होती है। हवा कैसे होती है, जैसे ढेर सारे, जैसे गेंदा के पेड़ एक साइड से लगे हैं या गुलाब के पेड़ लगे, कोई भी जो छोटे बड़े प्लांट्स होते हैं वो लगे हुए हैं, हवा चलती तो क्या होता है, हवा चलती तो अक्सर यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, तो क्या हो, सब झूमने लगते हैं ना, हिलने लगते हैं। तो इनका इन पे, इनका इनके, इनका इनके, ऐसे वो तो हो जाता था। ये हवाओं के थ्रू भी होता है। क्लियर है बात, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 11 पॉइंट है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। परागण के बाद अगला चरण होता है पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है यंग वंस को देने के लिए। इस चरण में पराग कणों में उपस्थित नर गैमीट बीजाणु में मौजूद मादा गैमीट से मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एंथर के पास जो ये मेल गैमीट्स होते हैं स्टेमन के पास, वो क्या करते हैं, बीजाणु में ओव्यूल में मौजूद, ओव्यूल के अंदर मौजूद जो ओवरी मैंने आपको दिखाई थी उसमें फीमेल गैमीट से जाके ये मिल जाते हैं, ठीक है। ये उसी प्रोसेस से ऊपर से जाके ये उसी फिलामेंट की ट्यूब से होते हुए जाके ये मेल
फीमेल गैमेट से मिल जाते हैं। यह परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं और फट जाते हैं और खुलकर विकसित पराग नली में पहुंच जाते हैं। जब ये ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पे बिखर जाते हैं, फिर वो पराग नली के थ्रू जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। यह पराग नली वर्तिका से होते हुए अंडाशय की तरफ नीचे की तरफ आगे बढ़ती है और बीजांड में प्रवेश करती है। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं, जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के अंदर घुस जाते हैं और पराग नली का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो फटता है, बीजांड खुल जाता है, नर युग्मक बाहर निकल जाते हैं और बीजांड में नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्र से मिलते हुए एक अंडे को जन्म देते हैं। ये जो है जाइगोट कहलाता है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के अंदर फिलामेंट ट्यूब से अंदर घुसता है, वहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, एग्स बनते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर वो चीज़ ब्रस्ट हो जाती है और एक नया पौधा निकल जाता है। ऐसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रेयर केस में अगर पूछा जाएगा तो बहुत कम चांस है, वरना ये पूछा नहीं जाता है। फूल वाले हिस्से की चीज़ें जो होती हैं वो एसेक्सुअल वाली तो आती है, लेकिन ये सेक्सुअल वाली जो चीज़ें ये कम पूछी जाती हैं, कम देखने को मिली है। क्लियर है बात? टॉपिक में था इसलिए मैंने आपको चीज़ें समझा दी। नेक्स्ट है यहाँ पर फूलों और बीजों का बनना। कैसे फल और बीज बनते हैं, फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे, ये समझते हैं। बीजाणु में निषेचित अंडा कई बार कभी कभी क्या होता है, जाइगोट का जब फॉर्मेशन होने लगता है तो उसमें छोटे छोटे जो एम्ब्रियो बने रहते हैं वो कई बार ढेर सारे बने रहते हैं, उससे एक का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विभाजित होकर भ्रूण बन जाता है, उसमें ढेर सारे होंगे और फिर उसमें से कई सारे मिलकर एक भ्रूण बनाएंगे, एक एम्ब्रियो बनेगा। बीजाणु के चारों तरफ एक कठोर परत होती है, इनके बाद मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, एक 3 लेयर होती है और धीरे धीरे बीज विकसित हो जाते हैं। ये धीरे धीरे क्या होकर बीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप लेता है। और जो फूल का अंडाशय होता है वो बड़ा होकर फल का रूप ले रहा है, जिसके भीतर बीज बने रहते हैं। फल के अंदर ही बीज होते हैं और फूलों के अन्य हिस्से जैसे कैलिक्स था, कोरोला था, स्टिग्मा था, ये वर्तिका, ये सब सूख के क्या होता है, गिर जाते हैं। जैसे अमरूद का फल लगता है, जैसे फूल आया, फूल आने के बाद क्या होता है कि जो फूल के ऊपर अमरूद का फूल देखिए सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है, तो फूल में सारी चीज़ें ये पेटल से सेपल से सब गिर जाते हैं। फिर नीचे से देखिए एक अमरूद उसमें से जन्म ले लेता है और उस अमरूद के अंदर क्या होता है, बियाँ होता है। तो फल और बीज जो होते हैं दोनों एक साथ होते हैं, तो फूलों की जगह जो है फल ले लेते हैं और बीजों की रक्षा करते हैं। फल के अंदर वो बीज रहते हैं, उनकी रक्षा होती है। कुछ फल मुलायम और रसीले होते हैं, जबकि कुछ फल कठोर और सूखे होते हैं। बहुत सारे फल जो होते हैं मुलायम होते हैं, तो पक्षी ने डंक मार के अपना खाते पीते, ये प्रोसेस है तो चलता रहता है। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। बीजों का प्रकीर्णन मतलब ये है कि कैसे बीज का फैलाव होता है। एक बीज का उड़ के कैसे खुद के दूसरे प्लांट पे जाना या उड़ते रहना, या कैसे उड़ के दूसरी जगह पे गिर जाना, जमा हो जाना, ये चीज़ें हैं। तो हवा के द्वारा होता है। हवा में बहुत हल्के युक्तों के बाल जैसी संरचनाएं होती हैं कि हवा जब चलती है तो उड़ के दूसरी जगह पे गिर जाते हैं, ज़मीन पे जहाँ पे गीला वगैरह रहता है और वहाँ पे इनका हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए मदार का एक प्लांट होता है, उसमें ये वाइट वाइट कलर का फूल है, उसके जो फल लगते हैं उसमें जो अंदर बीज होते हैं वो जब सूख के फट जाता है तो उसके जो बीज होते हैं वो उड़ते रहते हैं। वो उड़ के जहाँ पे भूमि रहेगी वहाँ पे गिर जाएंगे। ये वाइट कलर का है, शिव जी को चढ़ता है, इतना बता दूंगी। लोकल मदार बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ध्यान नहीं है। तो उनके बीज देखिए तो उड़ उड़ के वो उड़ते रहते हैं गर्मियों में, अक्सर मई जून के महीने में। तो वो वहाँ जहाँ पड़ जाते हैं वो जन्म हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख ले डंडेलियन एक प्लांट होता है, मेपल है, ड्रमस्टिक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हवा के द्वारा फैलाव हो गया। पानी से कैसे फैलाव, यह समझते हैं। पानी से फैलाव कुछ जलीय पौधों में होता है, जो वाटरी प्लांट होते हैं उनमें होता है, और कुछ जो एक जल निकाय के पास बढ़ता है, वाटर लिली कुमुद के बीच में तैरते रहते हैं और पानी के द्वारा ये दूर दूर तक फैल जाते हैं। नारियल के बीज जो होते हैं उनके आवरण जो है स्पंजी तंतु में होता है कि पानी में आसानी से फैलाव। मतलब देखिए क्या है, जो ये जलीय प्लांट होते हैं जैसे लिली का पौधा होता है, उनमें क्या होता है कि हवाएं चलती हैं पानी से। होता है ना कि कभी बहुत प्रेशर से आता है कि पानी का बहाव बहुत तेज होता है। कभी कभी जैसे लिली है, कुमुदिनी है, वाटर लिली है, जलकुंभी है, ये सब जो होते हैं ना, इनमें अपने सबके खुद के बीज भी होते हैं। जब पानी का बहुत प्रेशर पड़ता है तो ये एक दूसरे में झूमते रहते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो इनमें इनका भी बीज जो है ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कमल की पत्ती देख लो, उसकी जो पत्ती होती है वो लेटरल सर्फेस की होती है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फल वगैरह इसके जो बीज होते हैं उस पर जाकर झटक के गिर जाते हैं। हवाएं जब चलती हैं सब हिलते डुलते रहते हैं, तो वो सरफेस कहीं और चला के खिसक कर कहीं और बह गया तो वहाँ पे जाके जन्म हो गया। तो ऐसे ही पानी के थ्रू भी फैलाव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब जानवरों के द्वारा कैसे ये जानते हैं। कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे जैंथियम वीरना। ये मैं आपको समझा दूँ, एक पौधा होता है, अक्सर गाँव में देखने को मिलता है। कभी कभी जब भी हम कभी भी गाँव जाते हैं तो हम भी अक्सर देखते हैं कपड़े में देखिए तो एक हुक जैसा कुछ चिपक जाता है, बहुत काटता भी है कभी कभी वो, तो वो भी देखिए कपड़े में चिपका जाता है। तो ये जो है
है ये स्टिकी सा होता है एकदम, तो ये भी जो क्या है ये जानवर के द्वारा भी। अब क्या होता है कि आदमी तो जान रहा है कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो वो नहीं चलेगा उसके बाद, लेकिन जानवर क्या होते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं रोड के किनारे, अक्सर वो रोड के किनारे छाए में होता है और वो उनकी बॉडी से पूरा चिपक जाता है। फिर दूसरी जगह गए, जब वो एक दूसरे से खुजलाए या कुछ भी किए तो झड़ गया, तो झड़ने के बाद क्या होगा कि वो वहाँ पे भी फैल गया। तो जानवरों के थ्रू ऐसे फैलाव होता है। क्लियर है? अब देखो फटने से कैसे फैलता है ये समझते हैं। फटने से कैसे फैलता है ये समझते हैं। कुछ पादप के फल झटके के साथ फट जाते हैं और बीच में जैसे होता है ना कि आप सपोज करिए अमरूद का भी कभी कभी फल जो है फट गया। कैसे फटता है? अमरूद ऊपर नहीं फटता है, यानी पक्षी ने खाया तो उसमें से कुछ फल के बीज गिर गया, तो बात के बाद ना जैसे अमरूद है, कोई अमरूद बहुत पक गया तो जब वो नीचे गिरेगा तो खट्टे से फट जाता है। फटने के बाद उसका बिया जो है पानी वानी के थ्रू बहाव हो गया तो वो भी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेडी फिंगर है, अरंडी है, ब्लासम में बहुत सारे फूल फल होते हैं जो फट जाते हैं और फटने के थ्रू भी उनका बीजों का फॉर्मेशन होता है कि वो बीज जो है छिटक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो जहाँ उनको भी ज़मीन मिली वो वहीं जन्म ले लेते हैं। तो ऐसा भी देखने को बहुत बार मिलता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। आज की क्लास यहीं तक। बायो का जितना सेक्शन था मोटा मोटा जिससे क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं, मैंने आपको पूरा बायो का सेट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आप देख लीजिए कि कैसे आपके सिलेबस से पॉइंट आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। बायो का हिस्सा हमने कर लिया है, फिजिक्स का हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और तीसरे हिस्से में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बायो आज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बायो का क्वेश्चंस करवाऊंगी, सारी चीज़ें आपको बताऊँ कैसे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आए, फिर हम फिजिक्स का करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री करेंगे। मैंने आपको शॉर्ट टर्म में इसलिए दिया कि ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। एक हिस्सा जो आप शुरू से पढ़ते आए इतना ही बायो में, इससे ज़्यादा आपसे बायो से कुछ नहीं पूछेगा। मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो डिटेल में आपको डिस्कस करके बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।